हेलो एंड वेलकम। कॉन्स्टिट्यूशन में नेक्स्ट आर्टिकल है हमारे पास आर्टिकल नंबर 39A, जो कि बात करता है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड की। तो इसमें आ गया फर्स्ट पॉइंट हमारे पास इक्वल एक्सेस टू जस्टिस। स्टेट इंश्योर करेगी कि लीगल सिस्टम ऑपरेट करेगा इक्वल अपॉर्चुनिटी के बेसिस पे सारे के सारे सिटीजन्स के लिए। सेकेंड आ गया प्रमोशन ऑफ जस्टिस। फंक्शनिंग जो है लीगल सिस्टम की वो एक्टिवली प्रमोट करेगी जस्टिस को। प्रोविजन ऑफ फ्री लीगल एड, स्टेट प्रोवाइड करेगा फ्री लीगल एड थ्रू सूटेबल लेजिस्लेशन, गवर्नमेंट स्कीम्स और कोई और एप्रोप्रिएट मीन्स। फोर्थ आ गया रिमूवल ऑफ बैरियर्स टू जस्टिस। कोई भी सिटीजन डिनाई नहीं किया जाएगा जस्टिस का ड्यू टू इकोनॉमिक हार्डशिप, कोई और फॉर्म ऑफ डिसेबिलिटी। तो इस स्लाइड में हमने क्या डिस्कस किया है, इसमें आ गया हमारे पास आर्टिकल 39A। आर्टिकल 39A बात करता है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड की। इसमें आ गया पहला पॉइंट हमारे पास इक्वल एक्सेस टू जस्टिस, कि यहाँ पे जो है स्टेट इंश्योर करेगी कि लीगल सिस्टम ऑपरेट करेगा किसके बेसिस पे, कि इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी सारे के सारे सिटीजन्स को। सेकंड आ गया इसमें हमारे पास प्रमोट करने के लिए, जो फंक्शनिंग है लीगल सिस्टम की वो प्रमोट करने के लिए है जस्टिस को। तीसरा आ गया हमारे पास प्रोविजन फॉर फ्री लीगल एड। स्टेट जो है फ्री लीगल एड देगी किसके थ्रू सूटेबल लेजिस्लेशन। फिर आ गया गवर्नमेंट स्कीम्स, फिर आ गया कोई और एप्रोप्रिएट मीन्स। फोर्थ आ गया हमारे पास रिमूवल ऑफ बैरियर्स टू जस्टिस। किसी भी सिटीजन को जो है डिनाई नहीं किया जाएगा ड्यू टू इकोनॉमिक हार्डशिप, कि अगर आपके पास इकोनॉमिकली आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है आपको जस्टिस नहीं मिलेगी। इकोनॉमिक हार्डशिप को रिमूव करने के लिए, किसी और तरीके की डिसेबिलिटी को रिमूव करने के लिए ये बैरियर्स जो हैं ये आपके और जस्टिस के बीच में नहीं आएंगे। एक बारी हम रिवाइज कर लेते हैं। आर्टिकल 39A बात करता है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड की। इक्वल एक्सेस टू जस्टिस, इसमें आ गया स्टेट जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी देगी सारे के सारे सिटीजन्स को। प्रमोट करता है ये जो हमारा लीगल सिस्टम है जस्टिस को। फ्री लीगल एड में स्टेट फ्री लीगल एड देगी थ्रू स्टेट लेजिस्लेचर, गवर्नमेंट स्कीम्स और एप्रोप्रिएट मीन्स। फोर्थ आ गया रिमूवल ऑफ बैरियर्स टू जस्टिस। यहाँ पे सिटीजन्स जो है सिटीजन्स को डिनाई नहीं किया जा सकता है जस्टिस को इकोनॉमिक हार्डशिप या किसी भी तरीके की डिसेबिलिटी की वजह से। केस लॉ आ गया हमारे पास अनीता खुशवा वर्सेस पुशअप सुदान 2016 सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया है लीगल एड जो है नीडी को वो रिकॉग्नाइज किया गया है कि वन ऑफ द फैसेट्स है एक्सेस टू जस्टिस को, और अफोर्डेबिलिटी जो है जस्टिस की हैज़ बिन टेकन केयर, वो उसका ध्यान रखा गया है स्टेट के द्वारा। स्टेट स्पॉन्सर्ड जो लीगल एड प्रोग्राम्स हैं लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 के अंडर। ये नोट किया जाना चाहिए कि लीगल असिस्टेंस पुअर को और इंडिजेंट पर्सन को कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड है, ना ही अंडर आर्टिकल 39A के लेकिन आर्टिकल 21 के भी। फ्री लीगल असिस्टेंट स्टेट की कोस्ट पे वो रेज करती है टू द स्टेटस ऑफ फंडामेंटल राइट्स। वो तो इसको जो है हमारे पास ये जो DPSP है इसको जो है स्टेटस दिया गया है, ये रेज किया गया है जो फंडामेंटल राइट का स्टेटस से, क्योंकि यहाँ पे इसको आर्टिकल 21 की लाइट में देखा गया है। तो केस लॉ आ गया हमारे पास अनीता खुशवा वर्सेस पुशअप सुदान 2016 सुप्रीम कोर्ट। इसमें क्या हेल्ड किया गया है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो लीगल एड है नीडी को वो रिकॉग्नाइज किया गया है वन ऑफ द फैसेट्स एक्सेस करने के लिए जस्टिस को एंड अफोर्डेबिलिटी जस्टिस को एंड अफोर्ड करने के लिए जस्टिस को
इसका जो ध्यान रखा गया है या इसको जो टेक केयर किया गया है वो किया गया है कि जो स्टेट स्पॉन्सर्ड लीगल एड प्रोग्राम्स हैं अंडर लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987, ये नोट किया जाना ज़रूरी है कि जो लीगल असिस्टेंस है पुअर को, लीगल असिस्टेंस पुअर को एंड इंडिजेंट पर्सन को, वो कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड है, मतलब ज़रूरी है कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से दिया जाना, ना ही सिर्फ आर्टिकल 39 के प्लस, लेकिन इसके अलावा आर्टिकल 21 के अंडर भी जो है इसको रिकॉग्नाइज किया गया है। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास कि जो फ्री लीगल एड है या फ्री लीगल असिस्टेंस जो है स्टेट के कोस्ट पे, उसको जो है स्टेटस मिला है यहाँ पे फंडामेंटल राइट का। तो ये आ गया हमारा केस लो आ गया हमारे पास अनीता खुशवा वर्सेस पुशअप सुदान 2016 सुप्रीम कोर्ट। आपके कीवर्ड्स आपको कैसे ध्यान रखने हैं या क्या क्या होंगे। लीगल एड जो है नीडी पर्सन्स के लिए वन ऑफ द फैसेट्स है एक्सेस करने का जस्टिस को और अफोर्ड करने का जस्टिस को, जिसका ध्यान रखा गया है स्टेट स्पॉन्सर्ड लीगल एड प्रोग्राम्स के द्वारा अंडर लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 के अंडर। लीगल असिस्टेंस पुअर को और इंडिजेंट पर्सन को कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड है, ना ही सिर्फ आर्टिकल 39A के, लेकिन आर्टिकल 21 के भी, क्योंकि आर्टिकल 21 है हमारे पास राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये हमारे पास एक फंडामेंटल राइट है। तो फ्री लीगल असिस्टेंट स्टेट के कोस्ट पे इसको स्टेटस दिया गया है फंडामेंटल राइट का। नेक्स्ट आ गया हमारे पास आर्टिकल नंबर 40 जो कि बात करता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। तो विलेज पंचायत को जो ऑर्गेनाइज किया जाता है वो भी हमारा DPSPs में आता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में आता है। पहला पॉइंट है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ विलेज पंचायत। स्टेट जो है स्टेप्स लेगी ऑर्गेनाइज करने के विलेज पंचायत को। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, पंचायत फंक्शन करेंगी कि वो यूनिट्स हैं सेल्फ गवर्नमेंट की विलेज लेवल पे। ग्रांट ऑफ पावर एंड अथॉरिटी, स्टेट एंडो करेगी विलेज पंचायत पे नेसेसरी पावर्स और अथॉरिटी। स्ट्रेंथनिंग ग्रास रूट डेमोक्रेसी, ऑब्जेक्टिव जो है वो है प्रमोट करना डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन को और लोकल पार्टिसिपेशन गवर्नेंस में। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास आर्टिकल नंबर 40 जो कि बात करता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत्स। इसमें पहला आ गया हमारे पास कि यहाँ पे स्टेट जो है वो स्टेप्स लेगी ऑर्गेनाइज करने के लिए विलेज पंचायत्स को। सेकंड आ गया इसमें हमारे पास जो पंचायत है वो फंक्शन करेगी यूनिट्स ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट विलेज लेवल पे, मतलब वो खुद की ही एक गवर्नमेंट होगी विलेज लेवल पे। तीसरा आ गया इसमें हमारे पास स्टेट जो है यहाँ पे पंचायत को नेसेसरी पावर और अथॉरिटी देगी। फोर्थ आ गया इसमें हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव है वो है प्रमोट करना डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन को और लोकल पार्टिसिपेशन जो है गवर्नेंस में। बेसिकली यहाँ पे स्ट्रेंथन की जाती है जो ग्रास रूट डेमोक्रेसी है। तो इसमें आ गया हमारे पास आर्टिकल नंबर 40, इसमें आ गया ऑर्गेनाइज करना विलेज पंचायत्स को। इसमें आ गया हमारे पास स्टेट जो है ऑर्गेनाइज करेगी विलेज पंचायत्स को। पंचायत्स को जो है पंचायत फंक्शन करेंगे यूनिट्स जो है सेल्फ गवर्नमेंट का विलेज लेवल पे। स्टेट जो है नेसेसरी पावर और अथॉरिटी देगी पंचायत्स को। यहाँ पे जो है प्रमोट किया गया है बेसिक डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन और लोकल पार्टिसिपेशन गवर्नेंस में स्ट्रेंथन करने के लिए ग्रास रूट डेमोक्रेसी। वन ऑफ द आर्टिकल्स जो बहुत बड़े एग्जाम्स में पूछा जाता है वो एक्चुअली आर्टिकल 40 है कि विलेज पंचायत्स का आर्टिकल। इसके अलावा जो हमारा UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड का आर्टिकल है हमारे पास आर्टिकल 44। इन दो आर्टिकल से जो है काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं या फिर नॉर्मली पूछा जाता है आर्टिकल 44 या विलेज पंचायत कौन से आर्टिकल में गिवन है, तो यहाँ पे आपका आर्टिकल 40 होगा। फिर आ गया हमारे पास आर्टिकल 41। आर्टिकल 41 बात करता है राइट टू वर्क
टू एजुकेशन टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस। राइट जो है वर्क करने का, राइट टू एजुकेशन या पब्लिक असिस्टेंस सर्टेन केसेस में। पहला आ गया राइट सब्जेक्ट टू स्टेट कैपेसिटी। स्टेट जो है वो एक्ट करेगा विद इन लिमिट्स जो है इकोनॉमिक कैपेसिटी के एंड लेवल ऑफ डेवलपमेंट के। दूसरा आ गया राइट टू वर्क। स्टेट जो है वो इफेक्टिव प्रोविजन लेगा सिक्योर करने के लिए राइट टू वर्क। तीसरा आ गया राइट टू एजुकेशन। स्टेट इंश्योर करेगा एक्सेस जो है एजुकेशन का सिटीजन्स के लिए। पब्लिक असिस्टेंस इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस। स्टेट प्रोवाइड करेगा पब्लिक असिस्टेंस के कौन से केसेस में, अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस, डिसेबलमेंट। फिर आ गया सपोर्ट इन केसेस ऑफ अनडिजर्व्ड जो है अनडिजर्व्ड वांट्स। असिस्टेंस उनको भी दी जाएगी अदर सिचुएशंस में जो अनडिजर्व्ड हार्डशिप, जो हार्डशिप वो डिजर्व नहीं करती है, बहुत ज़्यादा हार्डशिप्स हैं, उनमें भी जो है असिस्टेंस दी जाएगी। तो इसमें आ गया हमारे पास आर्टिकल नंबर 41। आर्टिकल 41 जो है वो किसकी बात करता है, वो बात करता है राइट टू वर्क की, टू एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस सर्टेन केसेस में। कौन कौन से केसेस में दी जाएगी। पहला आ गया इसमें हमारे पास यहाँ पे स्टेट जो है विद इन उसकी जो इकोनॉमिक कैपेसिटी है, इकोनॉमिक कैपेसिटी और जो उसका लेवल ऑफ डेवलपमेंट है उस हिसाब से जो है एक्ट करेगी। फिर आ गया सेकेंड हमारे पास राइट टू वर्क। स्टेट जो है इफेक्टिव यहाँ पे प्रोविजन बनाएगी सिक्योर करने के लिए राइट टू वर्क। तीसरा आ गया हमारे पास राइट टू एजुकेशन। स्टेट इंश्योर करेगी एक्सेस है एजुकेशन का हर एक सिटीजन को। ध्यान रखिए पर्सन्स नहीं है यहाँ पे, सिटीजन्स है। फोर्थ आ गया हमारे पास पब्लिक असिस्टेंस किन केसेस में दी जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट के केस में, ओल्ड एज के केस में। तीसरा आ गया सिकनेस के केस में। चौथा आ गया डिसेबलमेंट के केस में। इसमें आ गया फिर फिफ्थ पॉइंट हमारे पास सपोर्ट किया जाएगा जिन लोगों को अनडिजर्व्ड हार्डशिप हुई है। तो अगर किसी और को किसी भी तरीके की हार्डशिप हुई है तो वहाँ पे भी जो है यहाँ पे गवर्नेंस मिलेगा स्टेट का। इसमें आ गया हमारे पास आर्टिकल नंबर 41 जो कि बात करता है राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन, पब्लिक असिस्टेंस सर्टेन केसेस में। पहला है स्टेट जो है इकोनॉमिक कैपेसिटी और लेवल ऑफ डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए एक्ट करेगी। राइट टू वर्क को सिक्योर करेगी। राइट टू एजुकेशन दी जाएगी सिटीजन्स को। पब्लिक असिस्टेंस मिलेगा अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस, डिसेबिलिटी को, डिसेबलमेंट को, जो अनडिजर्व्ड हार्डशिप हैं उनको भी जो है सपोर्ट किया जाएगा। आप इसका जो एग्जाम्पल है वो देख सकते हैं सर्टेन पेंशन्स में। कुछ लोगों को बेरोजगार भत्ता भी मिलता है। देन जो यहाँ पे बुजुर्गों की पेंशन है वो भी आप देख सकते हैं काफ़ी स्टेट्स में है। सिकनेस, डिसेबिलिटी जो आपके पास डिसेबिलिटी का जो डिसेबिलिटी पेंशन्स भी होती है। अनडिजर्व्ड हार्डशिप में आप मान सकते हैं कि जो विडोज़ होती हैं उनको भी बहुत स्टेट में पेंशन दी जाती है। तो पेंशन बेसिकली यहाँ पे आपका एग्जाम्पल है पब्लिक असिस्टेंस का कि इकोनॉमिकली सफ़र ना करे पब्लिक, तो उसके लिए जो है ये असिस्टेंस दी जाती है। आर्टिकल 42 बात करता है प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। तो यहाँ पे जो है प्रोविजन है कि जस्ट और ह्यूमन कंडीशंस होनी चाहिए वर्क की, और मैटरनिटी रिलीफ की यहाँ पे बात की गई है। मोस्टली आपका किसी भी एमसीक्यू जो आता है बहुत बड़ी ऐसा पूछा जाता है कि मैटरनिटी रिलीफ की बात किस आर्टिकल में की गई है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। इसमें आ गया हमारे पास पहला पॉइंट है हमारे पास ह्यूमेन वर्किंग कंडीशंस। जो स्टेट है इंश्योर करेगा जस्ट और ह्यूमन कंडीशंस वर्क की वर्कर्स के लिए। प्रोटेक्शन जो है वर्कर की डिग्निटी को, वर्किंग एनवायरनमेंट सेफगार्ड करेंगे हेल्थ, सेफ्टी और डिग्निटी वर्कर्स की। मैटरनिटी रिलीफ में आगे स्टेट प्रोवाइड करेगा मैटरनिटी रिलीफ प्रोटेक्ट करने के लिए हेल्थ और वेलफेयर जो है विमेन वर्कर्स की। आर्टिकल 42 आ गया इसमें हमारे पास। तो आर्टिकल 42 बात करता है प्रोविजन जो है फॉर जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। हम इसको जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले ये जो आर्टिकल है ये किसकी बात करता है, जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस की वर्क को लेके।
कि जो कंडीशंस है जहाँ पे वर्कर्स काम करते हैं वो जस्ट होनी चाहिए और ह्यूमेन होनी चाहिए। जैसे कि प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए वहाँ पे। फैक्ट्रीज, अगर कोई वर्कर काम कर रहा है फैक्ट्री में तो वहाँ पे प्रॉपर इक्विपमेंट्स होनी चाहिए, सेफ्टी होनी चाहिए। दूसरा आ गया हमारे पास जो वर्किंग एनवायरनमेंट है वो जो है सेफ गार्ड करेगा हेल्थ, सेफ्टी और जो डिग्निटी है वर्कर की उसको। तो हेल्थ आ गया हमारे पास, प्रॉपर जो है छुट्टी देनी चाहिए, कहीं आपका जो है बॉडी ओवरली एग्जॉस्ट ना हो जाए। फिर आ गया सेफ्टी, प्रॉपर इक्विपमेंट्स। फिर आ गया हमारे पास डिग्निटी जो कि वेजेस आ गया, प्रॉपर वेजेस देनी चाहिए, जो है ट्रीटमेंट जो है वर्कर का अच्छे से किया जाना चाहिए। उसके बाद आ गया हमारे पास मैटरनिटी रिलीफ। मैटरनिटी रिलीफ देना ज़रूरी है हेल्थ एंड वेलफेयर के लिए विमेन वर्कर की। तो यहाँ पे अगर कोई विमेन वर्कर है उनको मैटरनिटी रिलीफ देना ज़रूरी है। ये आपको पूछा जाता है मैटरनिटी रिलीफ कौन से आर्टिकल्स में इसकी बात की गई है, आप बताएंगे आर्टिकल 42 में। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास आर्टिकल नंबर 42 जो कि बात करता है प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। इसमें 3 पॉइंट्स कवर किए गए हैं। पहला है जस्ट और ह्यूमन कंडीशन होनी चाहिए वर्क की, वर्कर्स को। फिर आ गया जो वर्किंग एनवायरनमेंट है वो सेफगार्ड करेगा हेल्थ, सेफ्टी और डिग्निटी वर्कर्स की। फिर आ गया मैटरनिटी रिलीफ हमारे पास। तो यहाँ पे बोला गया है कि हेल्थ एंड वेलफेयर जो है विमेन वर्कर्स की उसका ध्यान रखना है। उसके लिए अगर कोई विमेन प्रेग्नेंट है तो उसको प्रॉपर मैटरनिटी रिलीफ जो है दिया जाना चाहिए। फिर आ गया हमारे पास आर्टिकल नंबर 43 जो कि बात करता है लिविंग वेज एटसेट्रा फॉर वर्कर्स। इसमें आ गया राइट टू वर्क फॉर ऑल वर्कर्स। स्टेट इंड्योवर करेगा सिक्योर करने के लिए वर्क जो है फॉर ऑल वर्कर्स, वेदर एग्रीकल्चरल है, इंडस्ट्रियल है या फिर अदरवाइज है। फिर आ गया लिविंग वेज, वर्कर्स को पे किए जाने चाहिए लिविंग वेज, नॉट मेयरली मिनिमम वेज। सिर्फ मिनिमम वेज नहीं, लिविंग वेज दिए जाने चाहिए। लिविंग वेज का मतलब है जो असेंशियल खर्चे हैं वो उस तनख्वाह से निकल जाए। तीसरा आ गया डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, वर्किंग कंडीशंस इंश्योर करेगी डिसेंट स्टैंडर्ड जो है लिविंग का। लेजर एंड सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज, वर्कर्स को फुल एंजॉयमेंट दिया जाएगा लेजर का, सोशल अपॉर्चुनिटीज़ का, कल्चरल अपॉर्चुनिटीज़ का। प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज़, स्टेट जो है प्रमोट करेगी कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को रूरल एरियाज़ में इंडिविजुअल या कोऑपरेटिव जो है बेसिस पे। इसमें आ गया हमारे पास आर्टिकल नंबर 43 जो कि बात करता है लिविंग वेज एटसेट्रा फॉर वर्कर्स। इसमें आ गया पहला हमारे पास कि स्टेट जो है वो एंड्योवर करेगा या सिक्योर करेगा जो वर्क है फॉर ऑल वर्कर्स, की जो काम है वो हर एक वर्कर को जो है मिलना चाहिए। सेकंड आ गया इसमें हमारे पास लिविंग वेज की बात की गई है, ना कि मिनिमम वेज की। तीसरा आ गया इसमें हमारे पास वर्किंग कंडीशंस जो हैं वो इंश्योर करेंगे डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कि एक डिसेंट तरीके से जो है वर्कर और उसकी फैमिली रह सके, वो वर्किंग कंडीशंस जो है इंश्योर करेंगी। फोर्थ आ गया वर्कर्स के पास जो है फुल एंजॉयमेंट होगा लेजर, सोशल अपॉर्चुनिटीज़ या कल्चरल अपॉर्चुनिटीज़, जैसे कोई फेस्टिवल वगैरह है तो वो अपना प्रॉपर एंजॉय कर सकते हैं। फिफ्थ आ गया यहाँ पे हमारे पास प्रमोट, स्टेट जो है प्रमोट करेगी कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को। पहला है रूरल एरियाज़ में, तो गांव साइड जो है वहाँ पे प्रमोट करेगी। दूसरा आ गया इंडिविजुअल या फिर कोऑपरेटिव बेसिस पे। तो इसमें आ गया हमारे पास आर्टिकल नंबर 43 जो कि बात करता है लिविंग वेज एटसेट्रा फॉर वर्कर्स। पहला आ गया स्टेट सिक्योर करेगी वर्क फॉर ऑल वर्कर्स को। लिविंग वेज की बात हो रही है, मिनिमम वेज की नहीं। वर्किंग कंडीशंस डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंश्योर करेंगी। वर्क जो है यहाँ पे वर्कर्स को जो है फुल एंजॉयमेंट मिलेगा लेजर का, सोशल अपॉर्चुनिटीज़ का, कल्चरल अपॉर्चुनिटीज़ का। प्रमोट किए जाएंगे कॉटेज इंडस्ट्रीज़, इसमें आ गया रूरल एरियाज़ में। और फिर आ गया हमारे पास इंडिविजुअल या कोऑपरेटिव बेसिस पे। आर्टिकल 43A जो है वो बात करता है पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, वर्कर्स का क्या पार्टिसिपेशन होगा मैनेज करने में इंडस्ट्री को।
तो इसमें आ गया हमारे पास इन्वॉल्वमेंट इन मैनेजमेंट। स्टेट स्टेप्स लेगी इंश्योर करने के लिए पार्टिसिपेशन वर्कर्स का मैनेजमेंट में। मीन्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, पार्टिसिपेशन सिक्योर होगा थ्रू लेजिस्लेशन, दूसरे सूटेबल मेजर्स को। स्कोप जो है पार्टिसिपेशन का अप्लाई करेगा अंडरटेकिंग्स, एस्टैब्लिशमेंट, दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस जो इंगेज्ड हैं इंडस्ट्री में। ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रमोट करना इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी, कोऑपरेशन, बेटर इंडस्ट्रियल रिलेशंस को। तो इसमें आ गया हमारे पास आर्टिकल नंबर 43A जो कि बात करता है पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज में। इसमें आ गया हमारे पास पहला कि जो यहाँ पे स्टेट है वो स्टेप्स लेगी इंश्योर करने के लिए पार्टिसिपेशन वर्कर्स का मैनेजमेंट में। दूसरा आ गया यहाँ पे हमारे पास मीन्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। पार्टिसिपेशन में बी सिक्योर्ड थ्रू, पार्टिसिपेशन जो है वो सिक्योर किया जा सकता है थ्रू लेजिस्लेशन, प्रॉपर रूल्स या फिर लॉज बना के। दूसरा आ गया दूसरे सूटेबल मेजर्स के। तो पार्टिसिपेशन इंश्योर किया जा सकता है प्रॉपर लॉज बना के, जैसे यूनियंस होते हैं, या फिर सूटेबल मेजर्स लेके। तीसरा आ गया स्कोप क्या होगा पार्टिसिपेशन का, ये किस किस पे अप्लाई करेगा? अंडरटेकिंग्स पे। फिर आ गया इस्टेब्लिशमेंट्स पे। तीसरा आ गया हमारे पास दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस पे जो इंगेज्ड हैं किसी भी इंडस्ट्री में। फोर्थ आ गया इसमें हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ पे इस आर्टिकल का, ये आ गया हमारे पास प्रमोट करना इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी, कॉरपोरेशन और बेटर जो है इंडस्ट्रियल रिलेशंस। तो बेसिकली यहाँ पे अभी वाले जो हमारे DPSPs हैं उनमें ज़्यादा समझने वाला नहीं है, सेम ही तरीके की चीज़ों को रिपीट किया गया है, लेकिन आप टाइटल ज़रूर याद रखें। टाइटल से आपके पास क्वेश्चन आते हैं। इसमें आ गया आर्टिकल 43A जो कि बात करता है पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स मैनेजमेंट में इंडस्ट्रीज़ के। स्टेट स्टेप्स लेगी कि पार्टिसिपेशन हो वर्कर्स का मैनेजमेंट में। पार्टिसिपेशन सिक्योर कर सकते हैं लेजिस्लेशन के थ्रू या सूटेबल मेजर्स के थ्रू। स्कोप क्या होगा पार्टिसिपेशन का, ये अप्लाई होगा अंडरटेकिंग्स पे, इस्टेब्लिशमेंट पे, दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस पे जो इंगेज्ड हैं इंडस्ट्री में। फिर आ गया ऑब्जेक्ट क्या है, प्रमोट करना इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी को, कॉरपोरेशन को और बेटर इंडस्ट्रियल रिलेशंस को। इसमें नेक्स्ट आ गया हमारे पास आर्टिकल 43B जो कि बात करता है प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, कि कैसे प्रमोट कर सकते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को। पहला आ गया वॉलंटरी फॉर्मेशन, स्टेट प्रमोट करेगा वॉलंटरी फॉर्मेशन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का। ऑटोनॉमस फंक्शन, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ फंक्शन करेंगी ऑटोनॉमी के साथ, फ्री फ्रॉम अननेसेसरी इंटरफेरेंस, मतलब इंडिपेंडेंस तरीके से जो है फंक्शन करेंगी। डेमोक्रेटिक कंट्रोल, स्टेट इंश्योर करेगा डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट और कंट्रोल जो है कोऑपरेटिव्स का। फोर्थ आ गया प्रोफेशनल मैनेजमेंट, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को एनकरेज किया जाएगा अडॉप्ट करने के लिए फंक्शनल और एफिशिएंट मैनेजमेंट। इसमें आ गया हमारे पास आर्टिकल 43B जो कि बात करता है प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। इसमें आ गया हमारे पास कि यहाँ पे जो है स्टेट प्रमोट करेगा वॉलंटरी फॉर्मेशन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का। सेकंड आ गया हमारे पास यहाँ पे ऑटोनॉमी होगी, मतलब जो कंपनी है अपने फैसले खुद लेगी, इंडिपेंडेंस तरीके से फंक्शन करेगी। तीसरा आ गया यहाँ पे जो स्टेट है उसका डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट और कंट्रोल होगा कोऑपरेटिव्स पे। फोर्थ होगा कोऑपरेटिव्स को जो है एनकरेज किया जाएगा कि यहाँ पे वो प्रोफेशनल और एफिशिएंट मैनेजमेंट को जो है अडॉप्ट करें। तो इसमें आ गया आर्टिकल 43B हमारे पास प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, स्टेट प्रमोट करेगी वॉलंटरी फॉर्मेशन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का। यहाँ पे ऑटोनॉमी रहेगी, अपने फैसले खुद लेगी इंडिपेंडेंट तरीके से, लेकिन स्टेट इंश्योर करेगा डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट और कंट्रोल कोऑपरेटिव्स का।
फिर आगे यहाँ पे एनकरेज किया जाता है प्रोफेशनल और एफिशिएंट तरीके से जो है मैनेजमेंट हो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का। तो यहाँ पे बेसिकली जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं वो जो है इंडिपेंडेंस से या फिर ऑटोनॉमी से जो है अपने हर एक फैसले या डिसीजंस लेंगी, लेकिन स्टेट जो है यहाँ पे वो इंश्योर करेगा कि यहाँ पे जो है डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट और कंट्रोल हो रहा है कोऑपरेटिव्स का। फिर आ गया हमारे पास आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन्स। तो आपको आर्टिकल नंबर 44 याद रखना है। आप जो भी एग्ज़ाम के लिए अपीयर कर रहे हैं, चाहे आपका वन लाइनर आता है, चाहे आपका ऐसे बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड क्योंकि आजकल बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में है और ऐसा बोला जा रहा है कि प्रेजेंट गवर्नमेंट ट्राई कर रही है कि पर्सनल लॉज हटा के एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाए। तो आप इस पे जो है जैसे जुडिशरी एग्ज़ाम्स में जो इंग्लिश का एग्ज़ाम होता है बहुत सारे स्टेट्स में, वहाँ पे आपको ऐसे लिखना होता है 1000 जो है वर्ड्स का, वहाँ पे भी जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड के पूछे जाने की बहुत प्रोबेबिलिटी है। तो आप इसको जैसे इस स्लाइड के थ्रू आप जनरली देखेंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को कौन से आर्टिकल में दिया गया है और उसके अलावा हमने एक केस लॉ किया है, लेकिन आप इस पे जो है अपना ऐसे भी तैयार रखें आप जिस भी जुडिशरी एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। इसमें आ गया आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड सिटीजन्स के लिए। पहला आ गया एंड्योवर ऑफ द स्टेट, स्टेट एंड्योवर करेगी सिक्योर करने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड को। फिर आ गया इसमें सेकंड हमारे पास इक्वल सिविल लॉज। इसमें बोला गया है कि एक यूनिफॉर्म सेट ऑफ सिविल लॉज होना चाहिए हर एक सिटीजन के लिए। नेशन वाइड एप्लीकेबिलिटी, यूनिफॉर्म सिविल कोड अप्लाई करेगा थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रमोट करना इक्वालिटी, नेशनल इंटीग्रेशन, लीगल यूनिफॉर्मिटी और पर्सनल लॉज। केस लॉ क्या है? इसमें सरला मुद्गल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1995 सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया है सेंट्रल गवर्नमेंट एक फ्रेश लुक लेगी आर्टिकल 44 पे और ऑब्जर्व करेगी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड नेसेसरी है प्रोटेक्ट करने के लिए ऑप्रेस्ड को और प्रमोट करने के लिए नेशनल यूनिटी को। कोर्ट एम्फसाइज करती है कॉन्सेप्ट पे कि यहाँ पे कोई नेसेसरी रिलेशनशिप नहीं है रिलीजन और पर्सनल लॉज का सिविलाइज्ड सोसाइटी में। आर्टिकल 25 गारंटी करता है रिलीजियस फ्रीडम, जबकि आर्टिकल 44 सीक करता है डाइवेस्ट करने के लिए रिलीजन। सोशल रिलेशन से और पर्सनल लॉज से मैरिज सक्सेशन और लाइक मैटर्स वो जो है कैन नॉट बी ब्रोट, वो नहीं लाए जा सकते अंडर गारंटी इंश्राइंड अंडर आर्टिकल 25, 26 और 27। इसमें आ गया हमारे पास आर्टिकल नंबर 44। आर्टिकल 44 जो है वो बात करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड की सिटीजन्स के लिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड का जनरल मतलब क्या होता है? जैसे आपके पास पर्सनल लॉज हैं, जैसे हिंदू लॉ है, मुस्लिम लॉ है या बाकी जनरल जो क्रिश्चियनिटी में भी लॉज हैं, इन सब को जो है हटा के एक यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जा सके जिसमें आपके जितने भी प्रोसीजर्स हैं, जैसे मैरिज से रिलेटेड प्रोसीजर्स हैं, डिवोर्स से रिलेटेड प्रोसीजर्स हैं। फॉर इंस्टेंस मुस्लिम लॉ में जो डिवोर्स का प्रोसीजर है वो बहुत डिफरेंट है हिंदू लॉ से, तो इन सबको जो है एक यूनिफॉर्म तरीके से जो है इनके हिसाब से जो है लॉज बनाए जाएं ताकि वो ओप्रेस ना किया जाए किसी भी वीकर सेक्शन को। तो ये बेसिकली ऑब्जेक्टिव है यूसीसी का, यूनिफॉर्म सिविल कोड का, और ये इसका मतलब है कि पर्सनल लॉज को हटा के एक यूनिफॉर्म लॉ जो है लेके आया जाए सिटीजन्स के लिए। पहला आ गया इसमें हमारे पास कि जो स्टेट है वो एंड्योवर करेगी, कोशिश करेगी सिक्योर करने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड को। दूसरा आ गया एक यूनिफॉर्म सेट ऑफ सिविल लॉज होना चाहिए हर सिटीजन्स के लिए। तो सिविल लॉज जो हैं वो सेम होनी चाहिए। इसमें आ गया एप्लीकेबिलिटी आ गई थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया होना चाहिए। इसमें आ गया हमारे पास एक केस लॉ आ गया इसमें हमारे पास सरला मुद्गल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1995 सुप्रीम कोर्ट। आपका ये डिवोर्स पे भी काफ़ी फेमस केस है और कन्वर्जन पे भी काफ़ी फेमस केस है, और इसके बाद इसमें जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बताया गया है। इसमें हेल्ड किया गया है कि कोर्ट ने डायरेक्ट किया है, तो यहाँ पे जो है कोर्ट ने डायरेक्ट किया है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो एक फ्रेश लुक लें आर्टिकल 44 पे, और ऑब्जर्व किया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो नेसेसरी है प्रोटेक्शन के लिए ओप्रेस्ड का और प्रमोट करने के लिए नेशनल यूनिटी को। इसमें आ गया हमारे पास कोर्ट ने एम्फसाइज किया है इस कॉन्सेप्ट पे कि यहाँ पे कोई नेसेसरी
कोई जो है यहाँ पे नेसेसरी रिलेशन नहीं है रिलीजन के बीच में और पर्सनल लॉज के बीच में एक सिविलाइज्ड सोसाइटी में। आर्टिकल 25 गारंटी करता है यहाँ पे रिलीजियस फ्रीडम की, जबकि यहाँ पे आर्टिकल 44 जो है वो सीक करता है कि यहाँ पे जो है डाइवेस्ट किया जाए रिलीजन को जो है फ्रॉम सोशल रिलेशंस एंड पर्सनल लॉज से, जैसे कि मैरिज, सक्सेशन और दूसरे इसी तरीके के मैटर्स वो जो हैं लाए नहीं जा सकते हैं आर्टिकल 25, 26 और 27 के अंडर। तो बेसिकली मैरिज, सक्सेशन, डिवोर्स जैसे इश्यूज जो हैं वो रिलीजन को प्रोफेस करने का या प्रोटेक्ट करने का वहाँ पे कोई मतलब नहीं है। तो राइट यहाँ पे जो फ्रीडम दी गई है रिलीजन की उसके अंडर नहीं इसका स्कोप आता है, इसको जो है आप सिविल राइट्स में आता है और इसके लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। ये जो है डायरेक्ट किया था सरला मुद्गल के केस में। तो इसमें हम एक बारी रिवाइज कर लेते हैं। इसमें आ गया आर्टिकल 44 हमारे पास यूनिफॉर्म सिविल कोड सिटीजन्स के लिए, स्टेट सिक्योर करेगी यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सेट ऑफ सिविल लॉज होना चाहिए, थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया होना चाहिए। केस लॉ आ गया हमारे पास सरला मुद्गल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अगर आपको सरला मुद्गल के फैक्ट्स नहीं पता हैं तो हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो जो फैक्ट्स हैं हमारे पास सरला मुद्गल के वो कुछ इस तरीके से हैं कि यहाँ पे हस्बैंड एंड वाइफ होते हैं, दोनों हिंदू होते हैं। हस्बैंड ने हिंदू तरीके से वाइफ से शादी की थी और वो जो है नॉर्मल जो हिंदू मैरिज है वो कंटिन्यू कर रहे थे। बीच में क्या हुआ कि हस्बैंड ने बिना डिवोर्स दिए अपनी हिंदू वाइफ को वो उसने कन्वर्ट कर लिया इस्लाम में और उसके बाद जो है वो मुस्लिम बन गया और मुस्लिम बनने के बाद जो है उसने किसी दूसरी जो है शादी कर ली, दूसरी शादी, और सेकंड वाइफ के साथ जो है इसका हवाला देके मुस्लिम जो हस्बैंड होता है वो एक से ज़्यादा शादियां कर सकता है या 4 शादियां कर सकता है। तो इस तरीके से उसने लूप होल जो है ढूंढा लॉ में और उसको यूज़ करने की कोशिश की अपने फ़ायदे के लिए। तो यहाँ पे इस केस को जो है सुप्रीम कोर्ट तक ले जाया गया और सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में जो है सेकंड जो मैरिज थी उसको इनवैलिड बताया गया क्योंकि फर्स्ट मैरिज अभी तक सस्टेन कर रही थी। तो इस तरीके का जो लूप होल था जो पहले भी काफ़ी कर चुके हैं, अगर आपको पता है तो धर्मेंद्र जो बहुत फेमस एक्टर हैं उन्होंने भी इसी तरीके से सेकंड मैरिज हेमा मालिनी के साथ की थी। तो इस लूप होल को जो है इस केस में जो है इनवैलिड बताया गया है और इस दूसरी शादी को इनवैलिड बताया गया और फर्स्ट मैरिज को अभी भी वैलिड बताया गया, सस्टेन कर रही थी वो मैरिज। तो इस तरीके के यहाँ पे इसके फैक्ट्स थे। तो इसमें काफ़ी चीज़ें हेल्ड की गई थी। पहला जो था इसमें हमारे पास डिवोर्स को लेके एक पॉइंट हेल्ड किया गया था कि फर्स्ट मैरिज अगर सस्टेन कर रही है तो सेकेंड मैरिज जो है इनवैलिड होगी। सेकंड जो पॉइंट था वो हमारे पास कन्वर्जन का पॉइंट था कि कोई भी जो है अपने फ़ायदे के लिए या एडवांटेज के लिए रिलीजन का यूज़ नहीं कर सकता है। अगर किसी को बहुत बोनाफाइड तरीके से जो है कन्वर्ट करना है तभी वो कर सकते हैं। इंटेंशन यहाँ पे क्लीन होना चाहिए। तीसरा जो है यहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड की अब यहाँ पे बात की गई है। तो यहाँ पे कोर्ट ने डायरेक्ट किया था सेंट्रल गवर्नमेंट को आर्टिकल जो 44 है उस पर एक फ्रेश लुक ले और यूनिफॉर्म सिविल कोड को जो है वो नेसेसरी बताया है प्रोटेक्शन के लिए, ऑपरेशन या फिर प्रमोट करने के लिए नेशनल जो है यूनिटी को। कोर्ट ने यहाँ पे एम्फेसाइज किया है कि कोई भी नेसेसरी रिलेशन नहीं है रिलीजन के बीच में और पर्सनल लॉज के बीच में एक सिविलाइज्ड सोसाइटी में। आर्टिकल 25 जो है वो रिलीजियस फ्रीडम देता है जबकि आर्टिकल 24 डाइवेस्ट करता है रिलीजन को सोशल और पर्सनल लॉज से। मैरिज, सक्सेशन और इस तरीके के दूसरे मैटर्स जो हैं वो कोई भी वो जो है आर्टिकल 25, 26 और 27 के एम्बिट के अंदर जो है वो नहीं आते हैं। अगर आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड का थोड़ा सा बेटर तरीके से समझना है और इसकी ज़रूरत क्यों है तो रिसेंट एक मूवी आई है हक करके, आई थिंक ये नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। आप जो इस मूवी को ज़रूर देखें, उसमें आपको पता लगेगा कि जो मुस्लिम विमेन है उसका जो डिवोर्स का या मेंटेनेंस का जो वहाँ पे पूरा केस था उसको किन पॉइंट्स पे या फिर जो नॉर्मल ऑपरेशन होता है वीकर पार्टी पे यहाँ पे विमेन थी, तो उन सब को रोकने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो कितना ज़रूरी है। ऑल्दो सिर्फ एक मूवी से आपको समझ नहीं आएगा, इस पर आप 2-3 एसेज पढ़ेंगे या आर्टिकल्स पढ़ेंगे जो अच्छे अच्छे राइटर्स ने लिखे हैं, आपको नेट पे मिल जाएंगे। आप एक बारी
पढ़ लें और अपना एक ऐसे तैयार कर लें अपने इंग्लिश एग्ज़ाम के लिए, या फिर जिन भी स्टेट्स में पूछा जाता है, जिन स्टेट्स में पूछा जाता है एज 200 मार्क्स ऑफ क्वेश्चन, वहाँ पे भी यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है पूछा जा सकता है। बाकी जो है आज के लेक्चर में हम इतना ही कवर करेंगे। 2-3 चीज़ें मैं बता दूँ आपको। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो यहाँ इसके लिए जो है आपको कमेंट सेक्शन में जाना है। वहाँ पे जो है आपको एक पिन्ड कमेंट मिलेगा, वहाँ पे व्हाट्सअप नंबर आपको दिया गया है। वहाँ पे जाके पीडीएफ से रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी है वहाँ पे डाल सकते हैं। आप नॉर्मल मैसेज कर सकते हैं, हेलो मुझे इस सब्जेक्ट की पीडीएफ चाहिए, या फिर इसके बारे में पूछना था, अवेलेबिलिटी के बारे में, तो आपको जो है वहाँ पे एंटरटेन किया जाएगा। इसके अलावा अगर आपको मेंस आंसर राइटिंग करनी है तो वो जो है हमारी मेंबर्स के लिए है। हमारे पास 2 तरीके की मेंबरशिप है, एक हमारी बेसिक मेंबरशिप है, एक एडवांस मेंबरशिप है। बेसिक मेंबरशिप में वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, एडवांस में वीडियो लेक्चर्स प्लस आपको पीडीएफ अवेलेबल करवाई जाएगी। तो जो भी आप अफोर्ड कर सकते हैं मंथली मेंबरशिप आप ले सकते हैं। अगर आपको सिर्फ कंटेंट चाहिए और समझना नहीं है आंसर राइटिंग में, तो उसके लिए भी आप जो है सिर्फ पीडीएफ ले सकते हैं, वो भी अवेलेबल है। फ़िलहाल हम जो है बीएनएसएस और इसके अलावा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 2 सब्जेक्ट्स कवर कर रहे हैं, तो आप वो देख सकते हैं। बाकी जो है आज के लेक्चर में हम इतना ही कवर करेंगे। सो थैंक यू।